नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी एक्सरसाइज 6.2 जो बेस्ड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियरली, स्मूथली और इजी वे में समझने वाले हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, आपके साथ शुरू करता हूं मिलकर। तो उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए मेरे साथ तैयार इस खूबसूरत से कंसेप्ट को समझने के लिए। तो बच्चों, कंसेप्ट है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पढ़ के बताएंगे एक बार बच्चों क्या लिखा है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यही है बच्चों। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को बच्चों समझने से पहले आप एक छोटी सी बात सीख लो जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है क्या? अगर बच्चों हमारे पास कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी फंक्शन का बच्चों हमें ग्राफ दे रखा है, हमें किसी फंक्शन का बच्चों क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, हमें एक फंक्शन दे रखा है ये बच्चों, ये y, यहाँ पे ये 0 और ये हो गया बच्चों हमारा x एक्सिस। ठीक है, हम एक फंक्शन ले लेते हैं ये। ठीक है बच्चों, और ये फंक्शन है y इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx। अब इस फंक्शन के ऊपर बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है। दोबारा बोलता हूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है। तो ये हमारा बच्चा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। ये हमने एक फंक्शन लिया है और इस फंक्शन के ग्राफ पर हमने एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट है। लेट्स सपोज कर लीजिए बच्चों, इस पॉइंट का नाम दे देते हम x1, y1। क्या नाम दिया बच्चों हमने? x1, y1। और इस पॉइंट पर मैंने आपसे पूछा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है? तो हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy बाय dx एट x1, y1 क्या शो करता है? तो हम कहेंगे बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये शो करता है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है। किसको शो करता है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो थोड़ा सा बच्चों गौर करें और नीचे देखें तो हम लोग टेंजेंट यानी स्लोप को बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला, गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। यह है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई लाइन एक्यूट एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा। ये जो एंगल बना है कैसा एंगल है बच्चों? एक्यूट एंगल। ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना है बच्चों? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनता है तो उस केस में बच्चों हम कहते हैं कि हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। वो कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। पहली बात, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब
कि वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। ओके है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सेकंड। अगर बच्चों हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें तो ये हो गया बच्चों हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा बच्चों एक्स एक्सिस। अब क्या हो रहा है, ये एक लाइन है और इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जा रहा है। कैसा एंगल बनाया जा रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन, with positive direction of x axis। ठीक है क्या बच्चों, कैसा एंगल बनाए यहां पर, ऑब्ट्यूज एंगल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो बच्चों उस केस में लाइन का जो स्लोप होगा यानी जो टेंजेंट होगा, जो हमारा स्लोप होगा, वो बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 और लास्ट, पॉइंट नंबर 3 और लास्ट, ठीक है, आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से समझेंगे, एक बार समझेंगे, आखिरी बार समझेंगे। ये y, ये बच्चों 0 और ये हो गया बच्चों आपका x। ठीक है, अब कोई लाइन पैरेलल है बच्चों x एक्सिस के, लाइन क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस में बच्चों स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी m 0 क्या होगा बच्चों, 0। ये 3 बातें मैं दोबारा सब रिकॉल करता हूं, एक बार फटाफट देखिएगा। सबसे पहले अगर बच्चों हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर समझना है तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या शो करता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी लाइन का स्लोप शो करता है, उस फंक्शन का स्लोप यानी ढलान शो करता है। अब हमने कहा कि स्लोप 3 तरीके से हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक हो सकता है नेगेटिव स्लोप और एक हो सकता है बच्चों 0। अब पॉजिटिव स्लोप कब होगा कि जब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनेगा, तो स्लोप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। जब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो बच्चों स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब ये 3 बातें ही फंक्शन में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो चलिए देखिएगा, पहला ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो गौर करना बच्चों, थोड़ा सा माफ करना बच्चों, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। ठीक है बच्चों, और आप गौर कीजिएगा, ये मैं एक फंक्शन का ग्राफ शो कर रहा हूं, ठीक, और ये ग्राफ है बच्चों y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा बच्चों x एक्सिस है, ये 0 है और ये बच्चों हमारा y एक्सिस है। अब आप देखेंगे कि बच्चों जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। आप देखो वैसे वैसे बच्चों y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। दोबारा बोलूं,
जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही y की वैल्यू भी देखने में क्या लग रहा है बच्चों, इंक्रीज ही हो रही है। तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या हमने सीखा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि सर अगर वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या आएगा कि सर वैल्यू ऑफ y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहलाया बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाया। क्या कहलाया, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है सर। तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या इतना ही आसान है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। अभी हमने जो बात पढ़ी है, अब अगर बच्चों इस ग्राफ के ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट मान लीजिए, तो आप देखिए अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन बच्चों कुछ इधर आ रही है और ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, हाँ या ना। तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। कैसा एंगल बना रही है बच्चों, एक्यूट एंगल बना रही है, हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। यस सर, सही है ना। आप इस लाइन पर बच्चों, इस कर्व पर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, वो कैसा बनाएंगे, यहां पे ले लो पॉइंट। आप चाहो तो पॉइंट को बच्चों यहां पर ले लो, आप इस लाइन पर इस पॉइंट पर ले लो। आप चाहो तो बच्चों हो सकता है कि आप पॉइंट यहाँ पे लाइट कर लो, आप पॉइंट यहाँ पे लाइट कर लो, आप कहीं पे भी पॉइंट को लाइट करो बच्चों, आपका जो एंगल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और एक्यूट एंगल बनेगा तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक्यूट एंगल पर हमारा स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फंक्शन का बच्चों जब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव करने वाले हैं, फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये है बात सीखने वाली। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या शो करता है, फंक्शन का स्लोप। डेरिवेटिव क्या शो करता है, फंक्शन का स्लोप। और स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव है। क्यों 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 पॉजिटिव है, क्योंकि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी पॉइंट कैसा शो एंगल शो कर रहे हैं, एक्यूट एंगल शो कर रहे हैं। कैसा शो कर रहे हैं पॉइंट बच्चों, एक्यूट। चाहे इस पॉइंट की बात करो, 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 इन सभी पॉइंट पर हमारा जो स्लोप मिल रहा है, जो हमारा स्लोप मिल रहा है वो एक्यूट एंगल ही मिल रहा है। कैसा मिल रहा है बच्चों, एक्यूट एंगल ही मिल रहा है। सब के सब एक्यूट एंगल मिल रहे हैं और एक्यूट एंगल का स्लोप होता है पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है कि सर अब समझा दो सीधी सीधी बात में कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो हमने कहा कि इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन का स्लोप कैसा हो, पॉजिटिव हो। और स्लोप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। अच्छा ठीक है सर, एक बात और समझा दो। अच्छा एक बात और क्या, कि बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये फंक्शन कोई पॉइंट है ए और ये खत्म हो रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों बी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की डेफाइन में लिख लो, डेफिनेशन में लिख लो, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस, कि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड differentiable in ओपन इंटरवल a कोमा b। हमेशा बच्चों ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन से इंटरवल यूज करा है, ओपन इंटरवल। और कॉन्टिन्यूअस a कोमा b क्लोज इंटरवल, ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। ओके, अब मैं आपको एक ऐसा ही सिमिलर ग्राफ और ड्रॉ करता हूं और फिर मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूं। गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या। ग्राफ नंबर सेकंड, ध्यान देना। चलो देखो तो बच्चों, गौर करना, ठीक है, आप गौर करना। ये हमारा एक ग्राफ है। लेट सपोज कर लीजिए बच्चों y बराबर एफ एक्स,
y बराबर एफ एक्स का बच्चों क्या है हमारा ग्राफ। ये बच्चों हमारा एक ग्राफ है y बराबर एफ एक्स, ठीक है क्या। अब जरा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो ये पॉइंट है बच्चों मान लो a, और यहाँ पर ये पॉइंट है बच्चों हमारा b, ठीक है। फंक्शन की डिफाइन लिख देते हैं, लेट y इक्वल्स टू बच्चों एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस in close interval a comma b and differentiable in open interval a comma b। अब जरा बच्चों गौर करेंगे, क्या करना है आपको, गौर देखिए कैसे। सर क्या समझाना चाहते हो, बस देखो आप कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर बच्चों बढ़ रही है तो आप ढंग से देखो y की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, हाँ या ना। देखो तो मैं x की वैल्यू यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मैंने इधर भी x की वैल्यू को फिर बढ़ाया तो अभी भी देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे भी तो x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर y कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, हाँ या ना। यानी कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सर x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y कहीं कहीं पे क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये बात आगे समझ में, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है सर। कि कहीं कहीं पे सर क्या देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, और x की वैल्यू फिर से बढ़ रही है, लेकिन कहीं कहीं y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इधर हमारी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन x लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात आ गई समझ में, यस सर, बात तो समझ में आ गई कि आप क्या समझाना चाहते हो, हाँ या ना। तो आप जरा इस पर बच्चों कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप कोई भी एक पॉइंट आप ले लो। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पर बच्चों हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो। तो आप मुझे बताओ इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर ये तो थीटा एंगल है और ये एंगल कैसा दिख रहा है, एक्यूट। कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल में स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बिल्कुल 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 सर, कह सकते हो आप, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ तो सर यहाँ पे भी हमारा ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भी एक्यूट एंगल ही बना, यानी यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ तो यहाँ पे पॉइंट लेने पर ये तो क्या बन गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया। एक्स एक्सिस के क्या बना बच्चों, पैरेलल। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्लोप क्या है बच्चों, जीरो है, हाँ या ना। यहाँ पे दो बातें थी, पहली बात जहाँ पे फंक्शन एक्यूट एंगल दे रहा है और कहीं कहीं पे फंक्शन का स्लोप जीरो है क्योंकि लाइन पैरेलल टू बन रही है एक्स एक्सिस। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना, कि हाँ या ना। सर इधर कोई भी पॉइंट लेने पर फंक्शन एक्यूट एंगल बना रहे, लेकिन बीच में कोई भी पॉइंट लेने पर फंक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जा रहा है, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो। अब इन दोनों बातों को मैं अगर मिला के लिखूं बच्चों, अगर इन दोनों बातों को मैं आपके लिए मिला के लिखूं तो रिजल्टेंट क्या दिखाई दे रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पर जीरो से ज़्यादा है और उसके इक्वल भी है। अरे हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो, यस सर। तो बात क्या समझ में आ रही है, अब समझ में आया सर आप क्या समझाना चाहते हो। क्या समझाना चाहता हूँ बताओ एक बार फटाफट, बताओ क्या समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि इस वाले ग्राफ में देखो
फंक्शन लगातार बढ़ रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और यहाँ पर देखो तो फंक्शन पहले बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, और फिर कहीं कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। दोबारा बोलता हूँ, पहले वाले ग्राफ में हमने देखा तो बच्चों फंक्शन लगातार क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। दूसरे वाले फंक्शन में देखा तो फंक्शन इसमें भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे ये कांस्टेंट हो रहा है और फिर उसके बाद इंक्रीज करने लग रहा है, यानी बढ़ रहा है। बढ़ ये भी रहा है लेकिन बीच में कहीं कहीं पे रुक रुक के बढ़ रहा है, यानी कांस्टेंट हो रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जो लगातार बढ़ता जाता है, जो लगातार बढ़ता जाता है, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं, उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 0 से ज्यादा होता है। और एक ऐसा फंक्शन जो बढ़ भी रहा है और कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी है, जो बढ़ भी रहा है और कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बन गया बच्चों? जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा भी होता है और उसके इक्वल भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव भी है और स्लोप 0 भी है। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों बातों को समझ गए होंगे। यहाँ से हमने दो बातें सीख ली। एक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरा, इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव होता है और 0 के इक्वल भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का स्लोप कहीं कहीं पे एक्यूट एंगल भी बना रहा है, एक्यूट एंगल भी बना रहा है, और कहीं कहीं पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है, यानी पॉजिटिव स्लोप भी है और 0 भी है। बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। ओके है क्या? यस सर। आओ अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। बिल्कुल आराम से समझेंगे बच्चों, ठीक है? फिर एंड में मैं आपको इसको समराइज भी कर दूंगा। आओ पॉइंट नंबर 3, चलो समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारा y, ये हमारा 0 और यहाँ पे आ गया x। अब कोई हमने एक ग्राफ बना दिया, लेट सपोज कर लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, दोबारा बना देते हैं इसको, ठीक है? मान लीजिए ये है बच्चों y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन, और यहाँ पर है ये पॉइंट a और ये पॉइंट है b। फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। लेट y इक्वल्स टू fx बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कोमा b, इन क्लोज इंटरवल a कोमा b, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कोमा b। ये फंक्शन की डिफाइन कर दिया हमने। अब इस फंक्शन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप देखो तो जरा कैसा आ रहा है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बना रहे? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे। कैसा एंगल बना रहे? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे। बस अब समझ गए? समझे? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो इसका मतलब फंक्शन का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर 0 से कम होने वाला है। क्या होने वाला है? कम होने वाला है। बस
तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से कम होता है, यानी उसका स्लोप नेगेटिव होता है। स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वो फंक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। चाहे वो पॉइंट बच्चों आप कहीं पे भी ले लो, वो पॉइंट आप किसी भी जगह उस पॉइंट को ले लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप यहाँ पे पॉइंट लो तब भी ऑब्ट्यूज बनेगा, यहाँ पर लेंगे तब भी ऑब्ट्यूज बनेगा। देखो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ऑब्ट्यूज। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। आप अब तो समझ ही गए बिल्कुल। ओके, चलो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, आ जाओ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है बच्चों एक ग्राफ है। ठीक है सर, एक ग्राफ है, ओके है। ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये हमारा 0 और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, गौर करना बच्चों, ठीक है, गौर करना गौर करना। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये लेट सपोज कर लो बच्चों, ये हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा बन रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके है ना अब तो, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो अब जरा बच्चों अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करें, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम क्या समझ पा रहे हैं, हम क्या समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये है बच्चों ए पॉइंट और ये है बच्चों बी पॉइंट। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, आप देख भी रहे होंगे कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है ये, इन क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कोमा b। ठीक है, अब अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा बच्चों गौर करना। क्या देखना है हमें देखना है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू तो बढ़ रही है, x की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन y की वैल्यू इस बार क्या हो रही है बच्चों, देखो तो जरा, मैं x की वैल्यू इधर बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू ऊपर से नीचे आती जा रही है। ठीक है, मैं x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इधर आ गया, सर y की वैल्यू इधर घट रही है। तो देखने से पता चल रहा है कि कहीं कहीं पे x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, घटती हुई आ रही है। बिल्कुल सर, और भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, कि सर x की वैल्यू बढ़ रही है और कहीं कहीं पर सर y की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट भी हो रही है। x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू इधर देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रही है। तो सर समझ में क्या आया कि यहाँ पर y तो कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है सर, जबकि इससे ऊपर वाले ग्राफ में अगर बच्चों हम चेक करें तो यहाँ पे देखने से पता चला है कि x की वैल्यू तो सर बढ़ रही है, x की वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हो और y की वैल्यू लगातार घट रही है और घटती ही जा रही है। मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ y यानी फंक्शन की वैल्यू घटती हुई आ रही है, यानी यहाँ पे तो सिर्फ एक काम हुआ है। बात आ रही है समझ में बच्चों, हाँ या ना। तो इस फंक्शन को तो हमने क्या बोल दिया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों हम,
जहां पे x की वैल्यू तो कहीं कहीं पे क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू तो कहीं कहीं पे बच्चों क्या हो रही है, घटती जा रही है, माफ करना, x की वैल्यू तो कहीं कहीं पे बच्चों घटती हुई जा रही है और कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी है। तो जहां जहां x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू घटती जा रही है, हम वहां वहां एक बात तो कह सकते हैं कि सर अगर उन पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें तो जरा स्लोप देखने की कोशिश करें तो सर वहां पे x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज, यानी स्लोप नेगेटिव है, यानी यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से कम है, यानी नेगेटिव स्लोप है। बिल्कुल सही बात है। और जहां जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जिस जिस पॉइंट पर कांस्टेंट है, लेट सपोज के लिए यहां पर वो पॉइंट है, तो यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्लोप तो 0 है, और स्लोप 0 है तो डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब तो हाँ सर बिल्कुल। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल है। वाह सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों बातों को मिलाकर लिखना चाहें तो सर आप यह कहना चाहते हो कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा यानी लेस देन और उसके इक्वल होगा, दोनों बात तो एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे फंक्शन में x की वैल्यू तो बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है और कांस्टेंट भी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कभी घटती है और कभी कांस्टेंट होती है। बात आ रही है। और जबकि यहां पर देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से कम है यानी लेस देन है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये हो गया सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब बच्चों हमने 4 बातें पढ़ी हैं, अब इनको मैं समराइज करता हूं। हम क्या करते हैं बच्चों, समराइज करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा बच्चों कि ये एक फंक्शन है हमारा, ये y, ये 0 और ये हो गया बच्चों x, और यहाँ पर हमने एक क्या बना दिया बच्चों, ग्राफ बनाया, और एक ग्राफ था y इक्वल्स टू fx। तो ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। पॉइंट दे रखे हमें a, b पर, ठीक है। क्या होता है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ सेकंड ने क्या सिखाया हमें, ये हमारा एक फंक्शन है बच्चों y, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा 0 और ये हमारा बच्चों x, ठीक है। तो जरा गौर करना बच्चों, तो ये हमने कहा कि एक फंक्शन है y इक्वल्स टू बच्चों fx, यहाँ पे एक पॉइंट है a और यहाँ एक पॉइंट है बच्चों b। हमने कहा कि ये फंक्शन सिर्फ क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर 0 से ज़्यादा भी है और उसके इक्वल भी है, ठीक। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सर, माफ करना, कि ये बच्चों हमारा y, ये 0 और ये हमारा x, और यहाँ पर हमने एक बना दिया था ग्राफ y इक्वल्स टू fx। हमने कहा कि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव
जीरो से कम है यानी लेस देन है, नेगेटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 4 पर हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 4 पे हमने पढ़ा ये हमारा बच्चों y एक्सिस, ये 0 और ये हो गया बच्चों हमारा x। तो ये हमारा बच्चों y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन है ये हमारा। और यहाँ पर इस तरह के फंक्शन को हमने बोला डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसकी पहचान हमने कहा कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कभी कभी नेगेटिव है और कभी कभी जीरो है, यानी उसका स्लोप नेगेटिव भी है और जीरो भी है। बात आ रही है समझ में? अब एक छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी कंडीशन है कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन है। अगर सिर्फ फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। बढ़िया सर। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से हमेशा छोटा होगा, यानी लेस देन होगा। और अगर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से हमेशा छोटा भी होगा और कहीं कहीं पर उसका स्लोप जीरो भी होगा। ओके है चारों बातों? ठीक है, आगे अब एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज के बाद ये आज से लिख लो, आज से। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा। इसका मतलब कि भैया फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्लोप जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होगा और उसके इक्वल भी होगा। इसका मतलब ये है कि पेपर में अगर मुझसे कह दे कि इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करो या कह दे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तभी भी मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ, और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा है तभी भी मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बट लेकिन क्या और इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव और उसके इक्वल है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जीरो से ज़्यादा भी और उसके इक्वल भी है। तो एक क्या बोला मैंने, क्या कहा मैंने कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। आप ऐसे लिखो और क्रॉस लगा लो, लिखो और क्रॉस लगा लो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। बट एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट नंबर 2, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जिसकी कंडीशन थी कि फंक्शन का डेरिवेटिव
नेगेटिव होना चाहिए, यानी स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। वो डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, बट लेकिन ये होता है, यानी अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी फंक्शन होगा। बट लेकिन 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 क्या 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 अगर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता। वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हमें लेस देन 0 चाहिए होता है, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए होता है। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इस बेहतरीन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है क्या? हाँ या ना बता दीजिए। समझ गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? हाँ, ओके है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसके भी यहाँ पे कुछ करते हैं बच्चों, क्वेश्चन। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चंस हमारे लिए, और शुरू करते हैं बच्चों कहानी आपके साथ। आइए, ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है आपको? बढ़िया। चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों? 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब बच्चों रियल नंबर। क्या पूछा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है सर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एफ एक्स दे रखा है बच्चों कितना? 3x + 17। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश s x। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव बच्चों 3 और 17 का डेरिवेटिव 0। ओके है क्या बच्चों? 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। क्या बताना है बच्चों हमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंडीशन थी कि बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं क्लियरली, साफ साफ देखा जा सकता है क्लियरली, फंक्शन का डेरिवेटिव इस कितना है बच्चों? 3 है। तो इट इम्प्लाइज कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से क्या है? ज़्यादा है। फॉर ऑल जितने भी हमारे x की वैल्यू हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आसान सा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना बच्चों हमें यहाँ पर कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है? यहाँ पर देखो तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है? 3, जो ऑलरेडी 0 से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव है, और 3 एक रियल नंबर होता है। बस हमने कह दिया, खत्म, आंसर फिनिश। सो हाँ, आसान सा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, बस आप सीखो। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताता है बच्चों, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें इसे भी क्या शो करना है बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है बच्चों कि एफ एक्स इक्वल्स टू e⁻²x। यही है क्वेश्चन हमारा।
e की पावर 2x। ओके, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। ठीक है, तो f डैश x इक्वल्स टू e की पावर 2x, यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, और पावर का करेंगे तो बच्चों 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब कि 2 इंटू ई की पावर 2x, और ये आ गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या पूछा है उन्होंने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो रीजन लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा होना चाहिए। सही है, तो बच्चों हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है क्या कि सर क्लियरली कि 2e की पावर 2x इज मोर देन 0। हाँ है ना, सही करो ना, देख लो आप। और f डैश x भी मोर देन 0 होगा, क्योंकि यही तो हमारा f डैश x है। हाँ है ना, अब लिख भी सकते हो, रीज़न भी बता सकते हैं हम एग्जामिनर को। क्या 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 रीज़न बताएंगे हम कहेंगे एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential function is always positive। तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होगा बच्चों? 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है। हाँ है ना, फॉर ऑल x belongs to R, hence function is strictly increasing for all x belongs to R। सिंपल, खत्म, स्वाहा, फिनिश, एंड। आसान सा है। चले अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी तो लेवल धीरे धीरे अप करेंगे, बस आप देखते रहो, बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। हमें दे रखे y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखे बच्चों? साइन एक्स। मैं इसे इरेज कर दूँ, इस पोर्शन को हटा देते हैं इसका। चलो जी, इसको हटाते हैं। ठीक है, आओ, हमें दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार फिर से। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, पॉइंट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, पॉइंट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, करते हैं, आ जाओ, बहुत ही प्यार से करेंगे, चुन्नो मुन्नो सा तो क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों? साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों? साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स। ये आगे बच्चों हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव। ठीक है, तो पॉइंट ए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, ये है क्वेश्चन बच्चों हमारा। तो 0 से π/2 अगर बच्चों हम बात करें तो जरा आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर साइड में करते हैं, हाँ इस बात को हम साइड में समझते हैं, थोड़ा सा गौर करना बच्चों। ठीक है, ये हमारा बच्चों कार्टेशियन प्लेन है और ये बच्चों हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा बच्चों 0 और यहाँ पर आता है बच्चों π/2। तो 0 से लेकर π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है बच्चों cos x, वो क्या होता है? पॉजिटिव। पता है सभी को ये? 0 से लेकर π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आया बच्चों?
0 से π/2, कौन सा क्वाड्रेंट सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। सही कह रहे हो ना? तो बस लिख दो क्या कि सर cos x इज मोर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि फंक्शन भी हमारा क्लियरली मोर देन क्या हो गया? 0 हो गया। सिंपल आंसर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, hence function is strictly increasing on x belongs to 0 to π/2। खत्म। अब पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी देखते हैं, पॉइंट नंबर बी ने क्या कहा हमसे। पॉइंट नंबर बी ने हमसे क्या कहा? ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में हमसे बोला गया है बच्चों, क्या कहा गया है देखो जरा। पॉइंट नंबर बी में बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई। ठीक है सर, आओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 3π/2 टू पाई। ठीक है, ओके है। तो ज़रा इसका ग्राफ बना दें हम, कहाँ पे लाई कर रहे हैं हम। तो बच्चों अगर ढंग से देखा जाए तो हमारा, माफ़ करना, कि लाइन कैसे बननी है बच्चों, क्या हो गया इसको। ठीक है, तो अब 0 π/2 और ये हो गया बच्चों पाई। तो अगर ढंग से देखो तो बच्चों हम लाई कर रहे हैं π/2 से पाई, π/2 से पाई, π/2 से पाई, इसी में लाई कर रहे हैं। हाँ या ना? सही कह रहे हैं, हम इसी में लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो cos x है वो 0 से क्या है बच्चों? छोटा है। सही है ना? नेगेटिव है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्लियरली कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 से क्या होगा? छोटा हो गया। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to पाई, hence function is strictly decreasing, माफ करना, decreasing on x belongs to π/2 to पाई। That's it, खत्म। आसान सा, बस कुछ करना ही था, क्वाड्रेंट चेक करना था इसमें बस। ओके है? यस सर। आओ चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों? आ रही है बात समझ में आपको बढ़िया से? यस सर, ओके। आओ अब एक रह गया बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 3, नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग। ये तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं। तो आओ सबसे पहले समझते हैं नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तो क्या कहा बच्चों हमने? नीदर इंक्रीजिंग
नो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसे शॉर्ट में NIND फंक्शन बोलते हैं, NIND फंक्शन बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जरा देखना बच्चों क्या होता है, नीदर इंक्रीजिंग एंड नोर डिक्रीजिंग। ये बच्चों एक मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और ये बच्चों हमारा y, ये हमारा 0, और यहाँ पर आया बच्चों हमारा x। और मैं अब आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है बच्चों y = fx। अब ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है a, और यहाँ पर हमारा पॉइंट है बच्चों b। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लेट y = बच्चों fx be continuous in close interval a comma b and differentiable in open interval a comma b। ठीक है, अब जरा बच्चों यहाँ पे गौर करें तो देखने में हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, कि सर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, x की वैल्यू मैंने बढ़ाई, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी। ठीक है, मैंने x की वैल्यू फिर बढ़ाई, पहले x की वैल्यू जब हमने क्या करा बच्चों, बढ़ाया, तो y की वैल्यू भी बच्चों क्या देखने को मिली है, बढ़ी है। ठीक है, एक बात ओके। सेकेंडली, फिर जब x की वैल्यू मैंने और बढ़ाई, जब x की वैल्यू को हमने और इंक्रीज करा, तो अब y की वैल्यू कहीं पे कांस्टेंट दिखाई दे रही है, यानी फंक्शन कांस्टेंट है, हाँ या ना। ठीक है सर, कि सर x की वैल्यू आप इंक्रीज तो कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ y की जो यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है सर, और सर क्या दिखाई दे रहा है, और सर क्या दिखाई दे रहा है कि सर x की वैल्यू आप और बढ़ाते बढ़ाते आगे आ गए, तो अब आपके फंक्शन की वैल्यू अब डिक्रीज होने लग गई है। अच्छा लिखो, ठीक है सर, x की वैल्यू आप बढ़ा ही रहे हो, लेकिन इस बार हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके ठीक है, तो सर जरा यहाँ पे अगर कोई आप पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पर फंक्शन का टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट कैसा निकल रहा है सर, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, और एक्यूट एंगल का मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है सर, अब जरा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, तो जरा सर यहाँ पे इसका स्लोप बताना कितना आ रहा है, तो सर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। और सर अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो ये, तो यहाँ पे इसका स्लोप तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी 0 है, हाँ या ना। तो सर बात क्या समझाना चाहते हो, समझाना ये चाहता हूँ कि पहले फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव था, यानी डेरिवेटिव मोर देन 0 आया, पहली बात।
दूसरा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव था बच्चों वो 0 आया, दूसरी बात। तीसरा कि जो हमने देखा कि यहाँ पे फंक्शन का स्लोप नेगेटिव आया यानी लेस देन 0 आया, हाँ या ना। तो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, जैसे यहाँ पे है a कोमा b, जब फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 हो और फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए और फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए, किसी भी क्लोज इंटरवल में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा b, तो इस तरह के फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 भी होता है, इक्वल टू 0 भी होता है और लेस देन 0 भी होता है। इसका मतलब कि उसका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात आ गई समझ में? तो इसी फंक्शन को हमने क्या नाम दिया? NIND मीन्स नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन। बात आ गई बच्चों समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट आ जाते हैं टॉपिक पे। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ये फंक्शन, ये है ना क्वेश्चन। पॉइंट नंबर सी, नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग 0 to π ओपन इंटरवल, ओके है। आओ तो इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ से तो हम हटा देते हैं और इसको समझते हैं। 0 to π फंक्शन क्या था बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी, फंक्शन था बच्चों हमारा एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बच्चों हमारे पास साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। पॉइंट नंबर सी, फॉर नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π। पेपर में आपको ये नाम पूरा लिखना है बच्चों, कहीं आप भी ऐसे लिख दो और आके कहो कि सर ने ऐसे कराया था, गलत हो जाएगा। अब बनाओ इसका ग्राफ और समझो इसकी कहानी को। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम इसे ग्राफ बनाना चाहें थोड़ा सा, तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। सर ये 0, ये π/2 और ये हो गया बच्चों पाई, ठीक है क्या? तो सर हमें तो जाना है 0 से π तक और फंक्शन क्या है बच्चों हमारा? cos x है। डेरिवेटिव क्या है फंक्शन का? cos x, ठीक है। तो सर 0 से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो 0 से लेकर पहले गया बच्चों कहाँ तक? π तक। 0 से कहाँ तक गया बच्चों? π तक, यानी यहाँ पर cos तो होता है पॉजिटिव, ठीक है। फिर पाई से π/2 से लेकर मैं आया कहाँ तक आया बच्चों? पाई तक। तो यहाँ पे cos की वैल्यू होती है बच्चों नेगेटिव, ठीक है, हाँ या ना बोल दो, ठीक है। और cos 90 पे अगर वैल्यू देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चों? 0, ठीक है। तो देखो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है π/2 पर और पॉजिटिव भी आ रहा है, तीनों काम हो गए। तो हम कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख रहे हैं क्या 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 कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्लियरली
clearly on x belongs to 0 to pi, f dash x is more than 0 or and f dash x is equal to 0 and f dash x is less than 0. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. hence function is neither increasing nor decreasing. Function is neither increasing and nor decreasing in open interval 0 to pi. That's it. आई बात समझ में? हाँ है ना? क्यों? क्योंकि 0 से लेकर अगर आप पाई बाई 2 तक देखो बच्चों, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक देखो तो हमारे यहाँ पे स्लोप इसका पॉजिटिव है. अब पाई बाई 2 से लेकर पाई तक देखा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 पर यानी हम अपने इंटरवल में वैल्यू चेक करें 0 से लेकर पाई तक तो एक पॉइंट पर फंक्शन हमें 0 भी दे रहा है, यानी आंसर 0 भी आ रहा है. तो हमें यही तो चाहिए था, एक ऐसा फंक्शन जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पॉजिटिव होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है. उस फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. बात आ गई समझ में? हाँ या ना? अब एक पॉइंट को आप करेक्ट कर लो, छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे और हटा दो और इसकी जगह आप लिख दो बच्चों एंड. और हटा के क्या लिख देंगे हम? एंड लिखेंगे. क्या लिखना है आपको? एंड. और हटा के लिख दो एंड. बात आ गई समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में, जहां पर मैं आपके साथ इसके आगे के सारे क्वेश्चन बच्चों हम मिलकर आपके साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय.